हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग एक नई यूनिट शुरू करेंगे। यूनिट सेकंड। इस यूनिट का नाम है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट का अध्ययन किया है। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, पहली यूनिट में जो हम लोगों ने स्टडी की है उसमें आवेश क्या रहता है? उसमें आवेश स्थिर रहता है। स्थिर आवेश के कारण हमने उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि का अध्ययन किया। ठीक, किसी चालक के भीतर, देखिए, किसी चालक के भीतर जो आवेश है, मीन्स जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो गति तो करते हैं, लेकिन उनका नेट प्रवाह कैसा रहता है? किसी एक दिशा में आवेश का कोई भी प्रवाह नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों की जो गति थी वो अनियमित होती है, इसलिए उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन को या आवेश को क्या मान सकते हैं? स्थिर। ठीक, तो स्थिर आवेश के कारण हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया पीछे वाली यूनिट में। इस वाली यूनिट में जो आवेश है वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। आवेश का किसी एक दिशा में नेट प्रवाह हो रहा है। तो जब आवेश किसी एक दिशा में गति करेगा या आवेश किसी एक दिशा में नेट स्थानांतरित होगा, तो फिर उस आवेश को क्या कहोगे? वैद्युत धारा। ठीक है, तो अब इस वाली यूनिट में क्या है? ये वाली आपकी यूनिट है धारा विद्युत, मीन्स इसमें आवेश किसी एक दिशा में गति करेगा। ठीक है, नेट प्रभाव होगा आवेश का। और इस यूनिट, जो यूनिट आपकी सेकंड है, इसका नाम है धारा विद्युत। तो इस यूनिट की स्टडी है वो हम लोग 2 चैप्टर्स में करेंगे। ऐसे एनसीईआरटी की बुक में ये एक ही चैप्टर में इसकी स्टडी है इस यूनिट की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपकी एक यूनिट होती है, कोई भी यूनिट होती है, तो उस यूनिट में कितना सिलेबस हमको पढ़ना है वो फिक्स होता है। चाहे हम एक चैप्टर में पढ़ लें या 2 चैप्टर में पढ़ लें। 2 चैप्टर में पढ़ेंगे तो थोड़ी सहूलियत रहेगी, थोड़ा आसानी रहेगी। तो आपकी यूनिट हो गई धारा विद्युत। ठीक है, धारा विद्युत का आप लोग मतलब समझ गए, जिसमें जो आवेश होता है वो क्या करता है? गति करता है। आवेश का नेट किसी एक डायरेक्शन में प्रवाह होता है। ठीक है, तो धारा विद्युत की यूनिट में हम लोग जो पढ़ेंगे वो, इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 5, वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इस यूनिट का? इस चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत चालन। और इस वैद्युत चालन में एक हेडिंग हम लोग देखते, स्टडी करते, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, धारा शब्द का क्या मतलब होता है? धारा या धार। जब किसी पदार्थ के कण या अणु एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगे तो उसे क्या कहोगे? धारा कहोगे। जैसे अगर हमने एक बर्तन में जल भरा और उस बर्तन में क्या कर दिया? पाइप लगा दिया, और उस जो पाइप है वो, उसका जो तल है वो बर्तन से कैसा रखें? नीचे रखें। तो क्या होगा कि जो जल है, जल के सारे अणु एक ही दिशा में चलने लगे, प्रवाहित होने लगेंगे, तब आप इसको क्या कहोगे? जल की धारा। क्या कहोगे? जल की धार या धारा। ऐसे हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु का ताप ज्यादा है, एक का कम है। अगर दोनों को संपर्क में कर दें तो क्या होगा कि जो ऊष्मा है, जो एक प्रकार की ऊर्जा है, वो क्या होगी? ऊष्मा ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगेगी, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऊष्मा की धारा या ऊष्मी धार। ठीक है, तो इसी तरीके से वैद्युत धारा क्या होती है कि जब आवेश या आवेश को ले जाने वाले आवेश वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब आवेश किसी एक दिशा में प्रवाहित हो, नेट आवेश एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित हो, तब उसे क्या कहोगे? आवेश की धार या वैद्युत धारा। क्योंकि आवेश को हमने पीछे बताया, आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत। ठीक, तो जब सारा आवेश एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगे तो उसे क्या कहोगे? वैद्युत धारा। ठीक है, समझ में बात आई? जैसे देखिए, अभी हमारे पास एक चालक है, क्या इस चालक में आवेश है? अगर ये चालक है, लोहे का है या एल्युमिनियम का है या चांदी का है, तो जरा बताइए कि इसमें क्या आवेश है? क्योंकि इसमें आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन।
आवेशित कण, देखिए आवेश जो होता है, आवेशित कण वो आपके प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन प्रोटॉन नाभिक में अंदर रहते हैं, बहुत प्रबल बंध से बंधे रहते हैं, तो प्रोटॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन 72 कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो धातुएं होती हैं, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते बट इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो धातुएं होती हैं उनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी जैसे ही आपके पास ये लोहे का एक तार है, तो इस लोहे के तार में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसमें आवेश है, ठीक, लेकिन ये जो आवेश है ये किसी एक दिशा में प्रवाहित नहीं हो रहा। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये सभी दिशाओं में गति करे, सभी संभव दिशाओं में आवेश क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इसलिए इन्हें हम लोग, ये जो आवेश है इसको आवेश की धारा नहीं कह सकते, वैद्युत धारा नहीं कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि एक दिशा में इनका ये जो आवेश है वो एक दिशा में प्रवाहित नहीं हो रहा है। अरे ऐसे अच्छे समझ लीजिए, जैसे हमारे पास एक पाइप है, देखिए ये हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप से हम जल दूर खेत तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर इस पाइप में, पूरे पाइप में जगह जगह छिद्र कर दें, देखिए जगह जगह छिद्र कर दिए जाएंगे पूरे पाइप में, तो जरा बताइए क्या होगा कि उस कंडीशन में जल के अणु हैं वो क्या करेंगे, यहां से भी निकलेंगे, यहां से पूरे, जब पूरे पाइप में छेद होंगे तो सभी डायरेक्शन से जल के अणु निकलने लगेंगे। जब जल के अणु निकलने लगेंगे तो यहां पर जल पहुंचेगा, यानी यहां पर जल की धारा नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो यही कंडीशन किसमें होती है, यही कंडीशन होती है कि जब ये जो हमारे पास चालक है, इस चालक में अभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका जो गति है वो अनियमित है, सभी दिशाओं में वो गति करते हैं। जब सभी दिशाओं में वो गति करेंगे तो उनका कोई नेट प्रवाह नहीं होगा। जब उनका नेट प्रवाह नहीं होगा तो आवेश की धार उत्पन्न नहीं होगी, यानी वैद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो वैद्युत धारा उत्पन्न होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होती है कि सभी जो आवेश वाहक है, मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उनका प्रवाह एक ही दिशा में होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या भरा है, जल। देखिए आप लोग, इस बर्तन में जल भरा है, ठीक। यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पर एक पाइप लगा दिया, यहां पे एक पाइप लगा दिया, और देखिए इस पाइप का जो मुंह है ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा, ठीक। तो आप देखिए क्या इस कंडीशन में इस पाइप से जल के अणु निकल पाएंगे बाहर, या इस पाइप से जल की धारा उत्पन्न होगी, नहीं होगी। लेकिन यहां पर अगर इस पाइप का मुंह हम ऐसा कर दें, इस तरीके से ऐसा कर दें, तो यहां पर जल के अणु निकलेंगे, यानी जल की धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए यहां पर जल की धारा उत्पन्न होने की, जल की धारा बनने की क्या कंडीशन है कि जल के जो गुरुत्वीय तल हैं उनमें अंतर होना। जैसे ये पाइप है, इसमें अभी जल भरा है, तो अब जब हम इस पाइप को ऐसा कर देंगे तो जल के जो अणु हैं इधर से इधर को क्या करने लगे, मूव करने लगे, स्थानांतरित होने लगेंगे, यानी जल की धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो जल की धारा उत्पन्न होने के लिए क्या कंडीशन आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है कि जल के गुरुत्वीय तलों में अंतर होना चाहिए, ठीक। इसी तरीके से ऊष्मा के प्रवाह होने के लिए भी क्या होना चाहिए, दो वस्तुओं के बीच तापांतर होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए अब हमारे पास ये एक बॉडी है, एक वस्तु है, एक चालक बॉडी है। इस चालक बॉडी में हमने क्या किया, ठूस ठूस के इलेक्ट्रॉन भरे, मीन्स इसको क्या किया, इसको चार्ज किया, ठीक, आवेशित किया इस वस्तु को। जब इसको आप आवेशित करोगे तो इसका क्या बढ़ेगा, आपने पीछे पढ़ा था, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा इस बॉडी का। जब इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा फिर हम इस बॉडी का संबंध एक दूसरी बॉडी से कर दें, ठीक, इस बॉडी का संबंध क्या कर दें, एक दूसरी बॉडी से कर दें, जो कि इस बॉडी को हमने चार्ज नहीं किया है, तो इसका पोटेंशियल इससे कम होगा, मान ली इसका पोटेंशियल 0 है। फिर हम इन बॉडीज का अगर संपर्क करा दें तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो चार्ज है, जो आवेश है वो चलेगा। आवेश, क्योंकि आवेश को ले जाने के लिए आवेश वाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर चिन्ह प्रपाटी है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लो पोटेंशियल से किधर किधर मूव करते हैं, लो
पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। मीन्स निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऋणावेश गति करता है। तो ये ऋणावेश क्या होगा, जब इनको हम संबंध कर देंगे कि ऋणावेश एक दिशा में, एक डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, गति करने लगेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आवेश की धारा। आवेश को हमने क्या होता है, आप क्या बोलते हैं, वैद्युत। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा को डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। देखिए कि ये देखिए हमने बताया ना कि किसी चालक में क्या होता है, जब आवेश एक ही डायरेक्शन में चलने लगे, देखिए ऐसे ये आवेश चलने लगा, ठीक, और ये चालक है ना, ये चालक, इस चालक में क्या हुआ कि आवेश मूव कर रहा है। ऐसे कब मूव करने की क्या कंडीशन है, मूव करने की कंडीशन ये है कि इस चालक के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ये पहली शर्त है, आवेश तभी मूव होता है जबकि चालक के सिरों के बीच क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक, अगर चालक के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ऋणावेश लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर स्वतः मूव करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर स्वतः मूव करेगा। ठीक, अगर हमें पॉजिटिव चार्ज को, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्वतः किधर से किधर जाता है, हाई टू लो। ठीक, और नेगेटिव किधर जाता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है। लेकिन अगर हमें नेगेटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव कराना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, एक बाह्य स्रोत द्वारा, एक बाह्य स्रोत है वो अगर वर्क करेगा, कार्य करेगा तो ऐसा भी संभव हो जाएगा। ठीक, इसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर ये इधर से इधर मूव करेगा, इसके लिए भी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो देखिए हम ये कर रहे थे कि ये आपका क्या है, ये एक चालक है जिसमें इस तरीके से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश वाहक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर ऐसे मूव हो रहे। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, हमने इनको काउंट करना शुरू कर दिया। हमने काउंट करना शुरू किया तो हमने ये काउंट किया 1 सेकंड में, हम काउंट करते गए 1 सेकंड में, 20 सेकंड में, 10 सेकंड में, 50 सेकंड में हमने काउंट कर लिए कि इतने आवेश वाहक यानी इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरे। ठीक है, तो 1 सेकंड में इसके किसी अनुप्रस्थ, इसके ये चालक है, इसके किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितना आवेश गुजरेगा उसको ही क्या कहोगे, उसको इस चालक में वैद्युत धारा या धारा की प्रबलता कहेंगे। ठीक है, तो धारा की प्रबलता की डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा को उस चालक में वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो देखिए कि जनरली कि अगर मान लीजिए किसी चालक में टी समय में, कितने समय में, स्मॉल टी समय में प्रवाहित कुल आवेश क्यू हो तो उस चालक में धारा की प्रबलता आई इक्वल क्या हो जाएगा, फार्मूला क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये किसी चालक में धारा की प्रबलता हो का फार्मूला हुआ। अब देखिए जैसे कि हम ये मान ले रहे मोस्टली कि चालक में धारा का मान परिवर्तित हो सकता है इस चालक की जो आकृति है वो कैसी है, वो जो शेप है इसकी वो इरेगुलर है, अनियमित है, तो धारा की प्रबलता इसके अंदर परिवर्तित होगी। तो हम ये मान लें कि अगर डेल्टा टी समय में इस चालक में प्रवाहित कुल आवेश डेल्टा क्यू हो तो इस चालक में औसत धारा होगी आई एवरेज, ऐसे तो आई वार इक्वल कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक, इस चालक में औसत धारा हो जाएगी। ठीक है, अगर चालक में हम तात्क्षणिक धारा का मान पता करना है, किसी क्षण कहीं पर भी इस चालक के भीतर, जैसे हमें एक किसी क्षण पर भी, क्षण जानते हो 1 सेकंड से भी कम का समय, तात्क्षणिक धारा पता करनी है तो आई इंस्टेनियस बराबर क्या लगा देंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, समझ गए? ये आपकी क्या हो गई, तात्क्षणिक धारा हो गई। ठीक, अब देखिए वैद्युत धारा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। ये आप पीछे क्लास में पढ़ के आए हैं। तो वैद्युत धारा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1 देखिए, जो आपकी वैद्युत धारा होती है वो वैद्युत धारा मूल भौतिक मूल अदिश भौतिक राशि है। वैद्युत धारा आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा था, जो मूल भौतिक राशियाँ थी 7, उसमें वैद्युत धारा भी है। तो वैद्युत धारा कैसी राशि आपकी, अदिश राशि है। नंबर 1 बात, ठीक, अदिश राशि है और मूल भौतिक राशि है वैद्युत धारा। ठीक, वैद्युत धारा मूल अदिश राशि है। ठीक, नंबर 2 देखिए, ये अदिश राशि है, लेकिन आपने देखा होगा कि वैद्युत धारा के लिए हम जब सर्किट बनाएंगे, आगे परिपथ बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए चिन्ह लगाते हैं, साइन लगाते हैं। तो उससे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो धारा है वो शायद सदिश राशि हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए वैद्युत धारा अदिश राशि, अगर आपसे कोई पूछता है क्यों, तो आप इसका एक आंसर बताएंगे, क्योंकि सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। ये देखिए 2 तार हैं, ये परस्पर लंबवत हैं। इस तार में 3 एम्पियर धारा आ रही है, इस तार में 4 एम्पियर धारा जा रही है। ठीक, तो इस तार में जब देखा गया, कैलकुलेट करके देखा गया, इस तार में 7 एम्पियर धारा आ रही थी। ठीक है, अगर 7 देखिए, इसमें 3, इसमें 4, तो ये 7 का वही, इसका मतलब ये तो अदिश योगफल है, गणित का नियम है, 4 और 3 को जोड़ दिया तभी 7 हुआ। अगर ये सदिश नियम का पालन करती तो यहाँ 7 नहीं आता, तब कितना आता, आप इसमें सदिश का नियम लगाओ। सदिश के लिए पड़ामी निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से अंडर रूट कैसे निकलेगा, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। कि सदिश का पड़ामी का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ 90 है, तो 0 हो जाएगा। तो देखिए ये बराबर कितना आ जाएगा, हम इनका परिणामी निकाल रहे हैं, ये कितना हो गया आपका 9 + 16 इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 = 5। अगर ये सदिश के नियमों का पालन कर रही होती तो पड़ामी कितना आता, पड़ामी धारा कितनी आती, 5 एम्पियर। ठीक है, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो वैद्युत धारा है वो कैसी राशि है, आपकी अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। लेकिन फिर भी हम जो एरो के साइन लगाते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, वो धनावेश की दिशा को व्यक्त करते हैं, वो धनावेश की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ये तीर के चिन्ह। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से देखिए, चिन्ह परिपाटी से जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हम धारा की दिशा को किधर मानेंगे, इधर मानेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव जो धनावेश है जिधर को गति करता है, धारा की दिशा उधर को मानी जाती है। ठीक, तो वैद्युत धारा आपकी मूल अदिश राशि हो गई। और इसका जो मात्रक होता है वैद्युत धारा का, एसआई मात्रक, वो क्या होता है, आपने पढ़ा था, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जो कि वैज्ञानिक एम्पियर के सम्मान में है, इसलिए इसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि जब किसी साइंटिस्ट के नाम पर होता है मात्रक तो उसका जो प्रतीक है वो कैपिटल में लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर बराबर हो जाएगा कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो, तब उस चालक में धारा की प्रबलता 1 एम्पियर होती है। ठीक, समझ गए। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो, तब उस चालक में धारा की प्रबलता 1 एम्पियर होती है। यहाँ पे देखिए हम एक यही बात पहले देख चुके हैं, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलाम पहले चैप्टर से देखा था, 1 कूलाम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एक कूलम जो आवेश है वो इतने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी चालक के एक सिरे पर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों तथा दूसरे सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तब उस चालक में धारा की प्रबलता कितनी होती है? तब उस चालक में धारा की प्रबलता आपकी कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। ठीक है, अब देखिए जो लैब में ये वैद्युत धारा है इसको मेजरमेंट किया जा सकता है, इसको नापा जा सकता है। इसको नापने के लिए क्या होता है? हमारा आमीटर होता है। क्या होता है? आमीटर। ठीक है, तो इसको नापा जा सकता है। अतः ये जो वैद्युत धारा है वो किसी चालक का क्या गुण होगा? क्योंकि हम इसको प्रत्यक्ष नाप भी सकते हैं, तो ये वैद्युत धारा है वो किसी चालक का क्या होगा? स्थूल गुण हो गया। कौन सा गुण हो गया? मैक्रो क्वालिटी उसकी हो गई किसी चालक की। ठीक है, ये बातें वैद्युत धारा के बारे में हो गई। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। देखिए धारा घनत्व क्या होता है? किसी भी चालक, ये चालक है, इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट जानते हो? तो ये एरिया जो होता है इसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आप जानते हो वैद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है, तो तार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, गोलाकार होता है। अतः ये तार के ये सिरे हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये अनुप्रस्थ काट कहलाएगा। यहाँ से भी हम काट सकते हैं, तो ये अनुप्रस्थ काट हो गया। ठीक है, ये वृत्ताकार जो भाग होता है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत जितनी वैद्युत धारा बहती है उसे क्या कहते हैं? उसे धारा घनत्व J कहते हैं। ठीक, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो जिससे बहने अविलंब धारा I हो, तब धारा घनत्व J बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा I/A। ठीक, ये हो गया। देखिए हम यहाँ पर आपको एक बार और फिगर बनाते हैं। ये आपका क्या है? एक चालक है। ठीक, इस चालक के लिए ये क्या होते हैं? ये अनुप्रस्थ काट होता है ये। ठीक, तो इस चालक में देखिए ये धारा बह रही है, इस चालक में इस तरीके से ये धारा बह रही है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसी क्या कहोगे? धारा घनत्व J। तो J बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा आपका? J बराबर I/A। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि J आखिर कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी, अदिश राशि होगी। देखिए यहाँ पर क्या था कि अभी तो आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये देखिए ये हमने मान लिया ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, ये इस डायरेक्शन में था। इसको हमने क्या किया कि यहाँ से ऐसा झुका दिया ऐसे। अब आप देखिए हमने ऊर्ध्व दिशा से थीटा कोण पर झुका दिया। जैसे इस क्षेत्रफल को अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल था उसको झुकाया, देखिए ऐसे झुका दिया, तो इससे गुजरने वाली धारा इसी क्षेत्रफल से, देखिए अभी ये इतना क्षेत्रफल था, ये इससे होकर क्या बह रही? धारा। देखिए ये अभी देखिए आप, अभी इतना क्षेत्रफल था, झुकाने से क्षेत्रफल ऐसा आया, तो इससे बहने वाली धारा, इस क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा देखिए अब कम हो गई। आप देखिए यहाँ से कम हो गई, तो इसका मतलब ये कि झुकाने से धारा की प्रबलता कम हो जाती है। जब धारा की प्रबलता कम हो जाती है तो आप यहाँ फार्मूले देखिए J का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब जो J है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के झुकाव पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, यानी दिशा पर निर्भर कर रहा है J। ठीक, तो देखिए जब हमने ये झुका दिया तो अब हमको यहाँ पे क्या देखना है? इतने क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही, धारा की प्रबलता पता करनी है। तो कैसे निकाल लेंगे? देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्रफल है वो कितना था? A था। ठीक, अब हमें पता करना है इतने क्षेत्रफल से ये हमें पता करना है ये। ठीक, ये क्षेत्रफल पता करना है। तो आप देखिए ये कोण थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री कोण है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो ये आधार हो जाएगा, आधार निकालना है।
तो आप जानते हो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण ए है तो आधार बराबर क्या हो गया, ए कॉस थीटा, यानी इतना जो क्षेत्रफल है ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो जब हम इसको ऊर्ध्व से झुका देंगे तो आप यहाँ देखिए जे इक्वल क्या लिखेंगे, आई अपॉन ए कॉस थीटा, ठीक, ये लिखेंगे, या आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका किसके बराबर हो गया, ये आपका आई बराबर हो गया, बराबर जे ए कॉस थीटा आ गया। तो आप यहाँ से देखिए आई बराबर जो जे है वो भी आपकी इस कंडीशन में देखिए, क्योंकि झुकाव पर निर्भर कर रहा था इसलिए जे क्या हो गई, सदिश राशि हो गई, और दोनों के बीच कॉस थीटा आया है इसलिए क्या हो जाए, यहाँ पे डॉट होगा, ठीक। तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आई बराबर क्या हो गया, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक। ये हो गया आपका है। तो जब चालक असमान परिच्छेद का होगा तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि क्या होगा, अगर चालक असमान परिच्छेद का होगा तो जे का मान परिवर्तित होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक के कोई हम सूक्ष्म परिच्छेद ले रहे हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए है, क्षेत्रफल कितना डी है, उस कंडीशन में उस चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर क्या हो जाएगी, इंटीग्रल जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। पूरे चालक में, संपूर्ण चालक में प्रवाहित कुल धारा कितनी हो जाएगी, आई बराबर जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो धारा घनत्व है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि धारा घनत्व आपका नंबर एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, धारा घनत्व सदिश राशि होती है। नंबर दो, देखिए जो धारा घनत्व होता है वो किसी चालक का कैसा गुण होता है, चालक का सूक्ष्म गुण होता है, चालक का सूक्ष्म गुण क्या हो गया, क्योंकि चालक के भीतर अगर चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बदलेगा तो धारा घनत्व का मान बदल जाएगा, इसलिए धारा घनत्व का मान जो है वो हर पॉइंट पर अलग अलग हो जाएगा, ठीक। तो ये एक सूक्ष्म गुण हो गया, जबकि वैद्युत धारा कैसी होती है, किसी चालक का स्थूल गुण होता है, और धारा घनत्व चालक का कैसा गुण होता है, सूक्ष्म गुण होता है, ठीक। इसका देखिए आपका मात्रक क्या हो जाएगा, धारा घनत्व का मात्रक आपका मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और बिमी सूत्र क्या हो जाएगा इसका बिमी सूत्र हो जाएगा, देखिए इसकी विमा क्या होगी, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा एल पावर -2e, ये इसका बिमी सूत्र हो जाएगा किसका, धारा घनत्व का, ठीक है। ये हमने किसके बारे में स्टडी की, धारा घनत्व के बारे में स्टडी की, ठीक। इसके बाद देखिए अब हम देखते हैं हम लोग वैद्युत चालन, जैसा चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वैद्युत चालन। देखिए वैद्युत चालन किसे कहोगे, आवेश वाहकों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण क्या कहलाता, वैद्युत चालन। आवेश वाहक कौन होते हैं, वैसे आवेश वाहक मोस्टली मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो एक बार फिर सुन लीजिए, आवेश वाहकों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है, तथा वैद्युत चालन में प्रयुक्त कण क्या कहलाते हैं, आवेश वाहक। जो वैद्युत चालन के लिए कण प्रयुक्त होते हैं, आवेशित कणों को क्या कहते हैं उनको बताइए, आवेश वाहक। तो आपके आवेश वाहक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पीछे हमने खूब बताया था, एक बार पुनः आपको बताए दे रहे हैं कि धातुओं में जो आपका परमाणु होता है उस परमाणु के भीतर एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों जो चक्कर लगाते हैं
उनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो दूर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, कम वैद्युत आकर्षण से बद्ध रहते हैं। अतः ये जैसे इनको बाहर से ऊर्जा मिलती है इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इस परमाणु से अलग हो जाते हैं और परमाणु से अलग होकर के पूरी धातु में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बद्ध नहीं रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो ये आवेश वाहक का कार्य कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो नंबर 1 बात आई, धातुओं में वैद्युत चालन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धातु में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे धातु में वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। धातु में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। लौह धातुओं में इतनी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अतः धातुएं जो हैं वो विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। यही कारण होता है। अगर आपसे कोई पूछता है धातुएं विद्युत की चालक क्यों होती हैं, तो आप बताओगे कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। और सबसे अच्छी धातु कौन सी चालक होती है? विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन होती है? सर्वोत्तम चालक कौन होती है? गुड कंडक्टर चांदी। ठीक, इसके बाद चांदी गुड कंडक्टर होती है आपकी। चांदी क्यों होती है? क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए चांदी विद्युत की अच्छी चालक होती है। ठीक, चांदी के बाद आपका तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये वैद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, तो ये धातुओं में वैद्युत चालन हुआ। इसके बाद द्रवों में वैद्युत चालन। धातुओं में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। लेकिन द्रवों में वैद्युत चालन, द्रवों में वैद्युत चालन, द्रवों में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? देखिए, जो द्रव होते हैं अम्लीय, जैसे अम्ल, आपका अम्ल है, क्षार है या जलीय लवण है, इन सभी में जो वैद्युत चालन होता है वो किसके द्वारा होता है? धनायनों और ऋणायनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? धनायनों व ऋणायनों द्वारा वैद्युत का चालन होता है। आपको मालूम अम्ल क्षार जैसे HCl है, क्रिया द्वारा क्या ये हो जाता है? H+Cl-। तो इसमें जो आपके अम्ल क्षार या जलीय लवण होता है, इसमें क्या होता है? धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो जाते हैं कुछ क्रियाओं के द्वारा। तो धनायन और ऋणायनों के द्वारा ही वैद्युत चालन होता है। ठीक, और ऐसे द्रव क्या कहलाते हैं? ऐसे द्रव वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, और ये घटना वैद्युत अपघटन कहलाती है, जो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। ठीक, तो ये द्रवों में हो गया। अब आई बात गैसों में वैद्युत चालन। गैसों में वैद्युत चालन, गैसों में वैद्युत चालन। देखिए, सामान्यतः जो गैसें होती हैं वो वैद्युत की क्या होती है? कुचालक होती हैं। ठीक, होती हैं गैसें, जैसे वायु। देखा आपने कि वायु के संपर्क से अगर कोई बिजली का तार गुजर रहा हो तो आपको करंट नहीं लगता है, क्योंकि गैस में, वायु में गैस या हवा में वैद्युत का चालन नहीं होता। लेकिन निम्न दाब पर, जब हम गैस का दाब निम्न कर दें, निम्न दाब पर जो गैसों में वैद्युत चालन होता है वो आपका
मुक्त इलेक्ट्रॉन व धनायनों द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉन व धनायनों के द्वारा होता है। देखिए जब आकाशीय बिजली जब गिरती है तो वो भी हवा के माध्यम से आती है, ठीक। तो जो आकाशीय बिजली होती है उसके वो कैसे गिरती है? क्योंकि जो आकाशीय बिजली होती है उसमें क्या होता है, आवेश का जो मान होता है, चार्ज होता है, बहुत अधिक हो जाता है। चार्ज की जो क्वांटिटी होती है बहुत अधिक हो जाती है, तो करंट की जो प्रबलता होती है बहुत अधिक हो जाती है। उस कंडीशन में हवा से होकर के, और हवा का दबाव भी कम हो जाता है, तो हवा से होकर के आकाशीय बिजली आती है, गिरती है, ठीक। तो निम्न जो गैसें होती हैं, ट्यूबलाइट, आपकी ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर गैस भरी होती है, तो ट्यूबलाइट में विद्युत विसर्जन होता है, हवा का अणु आता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और वो हवा के अणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, वो ही किसका कार्य करता है? आवेश वाहक का कार्य करता है। तो गैसों में विद्युत चालन निम्न दाब पर मुक्त इलेक्ट्रॉन व धनायनों द्वारा होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके।